मैंने अपना पहला असेंबली का प्रोग्राम 6 साल की उम्र में लिखा था। बायोलॉजी मुझे मजे की नहीं लगती, मुझे नहीं अच्छा लगता रट्टा लगाना, मुझे चीज़ें नहीं याद होती हैं। आई वांट टू गेट इनटू कंप्यूटर साइंस द प्रोसेस इज। और लास्ट में मुझे एक लाइन में खड़ा होना पड़ा था टू गेट टू द एंट्रेंस एग्जाम, और एक बंदा बैठ के मेरे उसके ऊपर लाइक एंट्रेंस पेपर के ऊपर एक ठप्पा लगा रहा है स्टैंप का, एंड इट्स वेरी आउटडेटेड, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। ऐसे लग रहा था मैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर आया हूँ। देयर इज नो सच थिंग एज स्कोप। ऑनेस्टली आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने फेल होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, दैट took a very bad program and now they're extremely successful in life. सारी जिंदगी हार्ड वर्क करते रहो, सारी जिंदगी लगे रहो, become the best coder in the world. No one will know you're a good coder if you don't have the people skills. I used to find people sitting on benches. मैं उनके साथ जाके बैठता था कि मुझे अपने बारे में बताएं, मेरे बारे में, मेरा नाम हुज़ैफा है, Amazing. आपका नाम क्या है, अपने बारे में मुझे बताएं, फास्ट में कैसा टाइम जा रहा है, मेरा इस तरह जा रहा है, आपका किस तरह जा रहा है। रैंडम कॉन्वर्सेशंस 1 मिनट के अंदर, you're stuck in an elevator with me. In 1 minute, tell me everything about yourself. Backbenchers I've seen are way more successful than the people sitting in the front. Because वो जितने ढीठ होते हैं ना पीछे बैठे हुए, जिनको कोई परवाह नहीं होती है कोई उनके बारे में क्या सोचता है, कोई उनके बारे में क्या बात करता है, जितना इंसान ढीठ होता है उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। बिकॉज दे जनरली डोंट गिव अ। ऐसे ऐसे लोग देखे जिनको एक कोड का बैठ के उनसे कोड लिखा नहीं जाता, एंड देयर इन गुड पोजीशंस जस्ट बिकॉज दे वर अ गुड कल्चर फिट एंड दे हैड गुड पीपल स्किल्स। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज के इस एपिसोड में हम आपके पास एक ऐसे मेहमान के साथ हाजिर हुए हैं कि जिनको आप लोग पहले भी जानते हैं, एंड यू गाइस प्रोबेबली नो हिम थ्रू आवर कम्युनिटी। ही इज़ हुज़ैफा खान, डेटा साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम फास्ट इस्लामाबाद, एंड ही इज़ दैट गाय के जिसकी टीम गूगल सोल्यूशन चैलेंज के अंदर टॉप 10 में इंक्लूडेड थी हमारे फास्ट के कैंपस से। एंड आज हम एक बहुत ही ऑनेस्ट, अनफिल्टर्ड and brutal, maybe brutal for some guys, वो conversation करने वाले हैं, and we are not gonna limit our conversation by any filters. आज हम इंशाल्लाह बात करते हैं हुज़ैफा भाई से। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा भाई, thank you for joining us. How are you? Walaikum assalam. Thank you for having me. Really glad to be here, and yeah, like really excited to talk about the journey it's been so far, and obviously teaching other people my mistakes. Yeah. तो हुज़ैफा भाई स्टार्ट करते हैं। हमें पता लगा कि यू वर इनटू सीएस एट अ वेरी अर्ली एज। तो वो क्या स्टोरी थी कि आप कहते हैं कि यू स्टार्टेड कोडिंग एट अ वेरी अर्ली एज? मतलब यूजुअली ऐसे बच्चे इस एज के अंदर खेल कूद कर रहे होते हैं, एंड यू वर प्लेइंग विद द कंप्यूटर्स। सो वी वुड लाइक टू नो दैट स्टोरी। वो क्या एक भूख थी जो आपको कंप्यूटर्स की तरफ उसने अट्रैक्ट किया एंड ऑल दैट स्टफ? Yeah, honestly, computer science की जो journey थी that started even before my professional career. मैंने अपना पहला असेंबली का प्रोग्राम 6 साल की उम्र में लिखा था। उस टाइम पे MS DOS का ज़माना था। So at the age of 6, that's when I started tinkering with computers, and that's when I started tinkering with tech in general. मेरे पास तो नहीं, मेरे मामू के पास एक I think it was a Pentium 4 DDR1 रैम के साथ, वो उस टाइम वो पीसी हुआ करता था उनके पास, एंड वहाँ पर से ही गॉट मी इनटू लाइक वीडियो गेमिंग, एंड देन video games in general just really fascinated me कि एक machine is able to generate these realistic graphics, जो कि उस टाइम के ज़माने के लिए they were hyper realistic. So a computer is able to generate this from zeros and ones. That's something that really fascinated me from the very beginning. So उस टाइम पे मैं छेड़ा-छाड़ी शुरू करता था computers के साथ. I would start breaking down components, and then उनको दोबारा जोड़ता था मैं, to try to see कि exactly क्या चीज़ है that's making all these things work together. And then वहाँ से I started learning about MS-DOS, क्योंकि उस time पे I was playing this game called Delta Force 1 6 साल की उम्र में. Although I don't recommend that to anyone because it's a pretty violent game for someone so young. लेकिन उस time पर I started using that, and then उसके through मैं जब भी उसे run करता था तो पीछे हमेशा एक terminal खुलता था जिसके ऊपर थोड़ा सा कोड लिखा होता था before the game starts. उस टाइम पे जितनी भी गेम्स थी वो सारे पहले इस तरह टर्मिनल खोलती थी एग्जीक्यूटेबल फाइल के थ्रू, और उसके थ्रू फिर गेम स्टार्ट होती थी. सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू लुक एट द टर्मिनल, मैं उसके ऊपर वो एक मम्बो जम्बो कोड लिखा हुआ नजर आता था. सो आई यूज्ड टू बी वेरी फैसिनेटेड कि यार ये एग्जैक्टली ये गेम स्टार्ट होने से पहले ये ब्लैक कलर की स्क्रीन क्यों खुलती है और उसके ऊपर ये जो टेक्स्ट लिखा आता है क्यों लिखा हुआ आता है. So उसके थ्रू आई स्टार्ट लर्निंग अबाउट असेंबली लैंग्वेज. मैंने मामू से पूछा, आई सर्च्ड अबाउट इट ऑन द इंटरनेट, एंड आई लर्न कि अच्छा यार देयर इज अ लैंग्वेज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज जो कि MS DOS के अंदर चलती है. और वहाँ से आई रोट माय फर्स्ट एवर प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि असेंबली लैंग्वेज था. एंड obviously maybe not the best programming language to start with to learn computer science, but
Yeah, so वहाँ से मेरी like कंप्यूटर का शौक शुरू हुआ, and then eventually throughout like मेरी schooling, throughout my college, I've just been learning about computer science in general, programming languages in general, and then in ninth grade, that's when I decided कि यार अब बहुत हो गया शौक वाला काम, अब इसको I have to turn this into a profession. So in ninth grade, I got to know about Python. Even before that, I was tinkering with C# a little bit for game development, क्योंकि उस time पे मेरा game dev का थोड़ा सा एक वो भूत शुरू हुआ था मेरे अंदर. But then I got into like Python. I started learning about there's this new programming language that was starting to build hype around that time. And फिर मैंने एक online course register किया. I still remember it was in a place called Codecademy. उसके ads I think काफी लोगों ने देखे होंगे. At that time, it was very early on when Codecademy was a thing. And through that, I wrote my Python programs. And I remember when I first created my first visual animation through Python, it really blew my mind. Okay, you know, a programming language that you can write in simple English can do so much. And through that, I got into data analysis. That was my first breakthrough into data science. And I went to the freelance market right after that while I was learning. So मैंने बिल्कुल भी इंतजार वार नहीं किया कि मैं पहले सीखूंगा फिर उसके बाद प्रोफेशनल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं किया. साथ साथ सीखते सीखते मैंने प्रोफेशनल वर्ल्ड में घुस गया. And I started sending out proposals to people on Facebook, on LinkedIn के लिए तो मेरी उम्र नहीं थी उस time, but I started sending proposals to people on Facebook, on Fiverr, on Upwork. वो भी like एक family member का account इस्तेमाल करके, because I was under 18. वहाँ से साथ साथ मुझे project आता था. मुझे project के बारे में कुछ पता नहीं होता था. I did not know a single thing about how I could do that project. बस वो आता था मेरे पास, मैं उसको करने बैठता था, and उसी के थ्रू करके मिस्टेक्स की, क्लाइंट ने रिविजन मांगी, 100 दफा रिविजन करके दी, फ्री में करके दी, और इन्हीं गलतियां करके इवेंचुअली आई लर्नड अबाउट प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, लर्न अबाउट सो मेनी थिंग्स. एंड देन फिर मेरा पहला प्रोफेशनल जो कॉर्पोरेट करियर शुरू हुआ था, दैट वाज इन 2020 कोविड के दौरान. मेरे पास फ्री टाइम था काफ़ी ज़्यादा, एंड आई वाज लाइक ओके, यू नो व्हाट, इस फ्री टाइम को यूटिलाइज करते हैं. देन आई गॉट माय फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब व्हेन आई वाज 16. 2020 से पहले when you started freelancing, तो what was your age at that time? Yeah, I was in ninth grade. I think I was like maybe 13 at that time, 13, 14. Oh man, amazing. अच्छा, तो यानी आपकी जो स्ट्रीम थी वो मैट्रिक वाली थी या फिर वो ए लेवल्स वाली जो स्ट्रीम थी वो थी आपकी? नहीं यार, मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल स्ट्रीम रह चुकी है. So I started O levels, but I started it in pre-medical. So I did biology for 2 years in my O levels in 8th and 9th. I was studying biology. उस time computer science मैंने बिल्कुल नहीं लिया हुआ था educational career में, but I was studying computer science on the side घर बैठ के. And then in 10th grade, I argued with my family कि मुझे computer science लेना है, biology मुझे मजे की नहीं लगती, मुझे नहीं अच्छा लगता रट्टा लगाना, मुझे चीज़ें नहीं याद होती. I want to get into computer science. मेरा शुरू से पैशन रह चुका है. So in 10th grade, in my last year, I changed my entire course, went into computer science. उसी टाइम पर मैंने O levels का एग्जाम दिया, and then I shifted to FSC because किसी ने मेरी फैमिली को बता दिया था कि यार FSC के बगैर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं होगा, वरना बहुत मुश्किल धक्के खाने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा. अफवाहें फैलाना शुरू कर दी. My family shifted me to FSC. And then even then वहाँ पर भी I didn't go into ICS. I went into pre-engineering, यहाँ पे chemistry होती है instead of computer science. So I studied chemistry for 2 years, and then finally university के time पर जब मुझे खुद थोड़ा सा you know I started standing up for myself, तो फिर उसके बाद मैंने डेटा साइंस के अंदर शिफ्ट किया, बिकॉज शुरू से मैं 9th क्लास से डेटा साइंस करता आ रहा था. यूनिवर्सिटी का टाइम आया, खुद मेरे पास थोड़ी ऑटोनॉमी आई. I was like, you know what, अब मैं किसी की नहीं सुन रहा, I'm going straight into data science and nowhere else. तो फिर वहाँ से मैं फास्ट के अंदर आया. ओके, बिफोर वी मूव के फास्ट किस तरह से सेलेक्ट किया एंड फास्ट ही क्यों, एक पॉइंट मैं जानना चाहूँगा. काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो आपकी स्टेट से गुजरे कि मैट्रिक कर लिया बायो के अंदर, एंड वो फिर देखते हैं कि यार कंप्यूटर साइंस का स्कोप है, ये वो हाइप, और उनको इंटरेस्टिंग भी लगता है, लेकिन वो अपनी फैमिली से आर्ग्यू नहीं कर पाते. दे मे बी डोंट हैव दैट पावर, या फिर वो मनाने की ताकत या स्किल नहीं है कि अम्मी अबू को कैसे मनाते हैं कि भाई मेरा इंटरेस्ट ये है, ये नहीं है जो आप मुझे करवा रहे हैं. तो आपकी क्या स्टोरी थी? डिड यू रिसीव दैट काइंड ऑफ यू नो वो जो एग्रेशन था फैमिली की तरफ से कि नहीं तुम डॉक्टर ही बनोगे, तुम ये नहीं कर सकते, तो वो आपने किस तरह से उनसे डील किया था?
Yeah, definitely. Obviously, there was me going against a lot of things, especially because मैं अपनी family के अंदर सबसे बड़ा हूँ. So I'm the eldest sibling in my family, and I was also the first child in my whole mom and dad side of the family. So वहाँ से I was the firstborn child through the entire extended family as well. तो जितने भी सारे experiments थी, सारे जो tests वगैरह थे, वो सारे मेरे ऊपर हुए थे. So उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा, because obviously my own parents did not have that much information as well, so they used to listen to what other people outside were saying to them, and उसके थ्रू वहाँ से फिर काफ़ी ज़्यादा misconceptions के बारे में उनको सुनने को मिला, और उसकी वजह से दूसरों की बातों में आके they put me through like biology and pre-medical मैंने 2 साल के लिए किया, then फिर finally मेरा नहीं हो पा रहा था, not because of grades but because एक genuine interest नहीं था मेरा. शुरू से कंप्यूटर साइंस का मेरा शौक था. आई लव्ड वर्किंग विद टेक्नोलॉजी, आई लव्ड वर्किंग विद इलेक्ट्रॉनिक्स. चीज़ें तोड़ फोड़ करके जोड़ने का मुझे बहुत ज़्यादा बचपन से शौक था. सो आई जेन्युइनली कुड नॉट फाइंड एनी इंटरेस्ट और एनी पैशन इन दैट थिंग, और मुझे पता था कि अगर मैं सारी ज़िंदगी इसी चीज़ को करूँगा, सो आई विल बी मिजरेबल माई होल लाइफ. I'll never be able to find happiness in biology or in pre-medical or any of that field. So शुरू में तो obviously it was a very awkward conversation to have with your family. सारे बैठे हुए होते हैं, खाली वो नहीं थे, मतलब obviously extended family भी बैठी हुई थी साथ में, सब बैठे हुए थे, everyone was giving their own opinion, but बीच में बातें भी कभी obviously कुछ सुनने को मिली, but eventually I realized that this was the only time I had to stand up for myself, and if I don't stand up now, then I'll be miserable for the rest of my life. So उस time पर I just took a stand and I was like, you know what, I'm not going to take any no for an answer anymore. मैं आखिरी साल अपना O लेवल से गुजारूंगा कंप्यूटर साइंस के अंदर, even if I get a bad grade, जो कि शुक्र है नहीं आया bad grade, but I was like, even if I get a bad grade because मैं late join कर रहा हूँ, I don't care, I want to join this. और फिर मैंने खुद अपने स्कूल जाकर जो फैकल्टी थी कंप्यूटर साइंस की, उनको कन्विंस करना पड़ा मुझे कि you talk to my family now and tell them that I want to convert into computer science because I genuinely have a passion for it. So it wasn't just convincing my family, but also convincing my school at that time कि मुझे कंप्यूटर साइंस के लिए जाना है, बिकॉज ऑब्वियसली स्कूल की तरफ से बैकलैश होता है कि 2 साल आप बायोलॉजी पढ़ी, एंड टाइम पर कंप्यूटर साइंस में जाएगा, ग्रेड खराब होगा, हमारी रेपुटेशन का सवाल है, वी कैंट अफोर्ड दैट. तो उनको कन्विंस करना वाज अनदर चैलेंज. सो वो दोनों कन्विंस करने के बाद इवेंचुअली यू नो इट वर्कड आउट फॉर मी. बट मेरी एडवाइस सबको यही है कि यू नो इफ यू हैव अ पैशन फॉर समथिंग, आई नो इट्स अ वेरी जेनेरिक एडवाइस टू गिव दैट यू नो हैव अ पैशन फॉर समथिंग, बट if you have a passion for something and you can't find happiness in what you're currently doing or what others are telling you to do, then take a stand for yourself. If you don't take a stand for yourself right now, you'll be miserable for the rest of your life. अमेजिंग मैन. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतने गट्स होते हैं कि वो अपनी फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली के सामने एक बिल्कुल ही 180 डिग्री ऑपोजिट बात उठाएं कि भाई मैं नहीं बनता डॉक्टर, जो करना कर लो. एंड मेरी भी स्टोरी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं और आपको सुन रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है. आप लोग भी मे बी काफी लोग हुजैफा और मेरी जैसी एक स्टोरी से गुजरे होंगे या गुजर रहे होंगे. आई वुड जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर हुजैफा कर सकता है ना, तो आप भी कर सकते हैं. इफ यू थिंक कि आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं बन रहा, भाई मजा नहीं आ रहा, मुझे फील ही नहीं हो रहा कि ये चीज मेरे लिए बनी है, जस्ट स्टैंड अप मैन, गो टू योर फादर, गो टू योर मदर एंड से कि मैं ये नहीं कर सकता. एंड आप कंसिस्टेंटली करते रहो. हुजैफा इज एन एग्जाम्पल, आई एम एन एग्जाम्पल. You guys can actually ace it, or you guys can achieve what you want. So yeah, हुजैफा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के जब आपने ये सारा कर लिया, ए ओ लेवल्स आपका खत्म हुआ, देन यूनिवर्सिटीज का टाइम आता है. आपको तो प्रोबेबली पहले से नॉलेज होगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में हैं, क्या क्या उनका स्टैंडर्ड है, वो सब. तो फास्ट ही क्यों? यार ये भी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट आई हैव विद फास्ट एज वेल. अच्छा, सो interestingly, I didn't even know what FAST was. मेरे बचपन से whenever school वाले time पर भी सारे counselors, all the families, all the relatives, सबके दिमाग में एक ही कुछ universities के नाम थे. UET, NUST, GK, even like वो भी last पे था, but ये 3 universities were always on everyone's mind. So मैं भी when I grew up through my school, through my extended family, through my own family, सबके थ्रू मेरे दिमाग में भी ये चीज़ चली हुई थी कि यार इन्हीं 3 यूनिवर्सिटी में किसी एक में जाना है, इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं. Then on 4 days before the FAST entry test, I got to know there's a university called FAST. और Reddit पर ऐसे ही मैं randomly search कर रहा था. उस time I was preparing for my NET, NUST का जो entry test होता है. So I was preparing for that, and ऐसे ही Reddit के ऊपर मैं search कर रहा था about different universities in Pakistan. And वहाँ से I realized, FAST एक university है that has a very good CS program because everyone was saying good things about it.
And although वो रगड़े वाला एस्पेक्ट मैंने सुना था, but still I was like, कितना ही मुश्किल हो जाएगा, how difficult could it be, रगड़ा है लेकिन कितना ही ज़्यादा हो जाएगा, I'll survive it. And fast के like deadline से, registration की deadline से 4 दिन पहले I registered for my entrance exam, and then I went for my entrance exam into fast, and I gave my entrance exam in NUST as well before that, and obviously no, I'm not gonna name or shame any university in any way. ये मेरा personal opinion है. I went to fast one stop, and everything there is pretty much automated. You get a ticketing system है वहाँ पर, you get that, and then you're called in for your number. Obviously, it's not a revolutionary technology, but I didn't see that in NUST. I didn't see that in GK. I didn't see that anywhere else. I only saw it in Fast, and that was kind of like a turning moment for me, because that made me realize कि अच्छा एक अगर tech university है and they're not even using tech to simplify the processes, और NUST में मुझे एक लाइन में खड़ा होना पड़ा था to get to the entrance exam, और एक बंदा बैठ के मेरे उसके ऊपर like entrance paper के ऊपर एक ठप्पा लगा रहा है स्टैम्प का, and it's very outdated, it's all over the place. ऐसे लग रहा था मैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर आया हूँ. तो seeing that and then seeing Fast ने किस तरह उसको टैकल किया हुआ है, even though the technology is not something brand new or mind blowing, कोई AI नहीं लगा हुआ था उसके अंदर, but still it was a good impression for me कि अच्छा यार एक tech university है and they're actually using tech, they're not relying on the outdated systems. So उसके बाद से मुझे realize हो गया कि नहीं यार मैंने Fast में ही जाना है, I don't want to go anywhere else. And then I talked to when I got into Fast, उस time पे I had like offers from NUST as well, I had offers from a couple other universities too, but when I got into Fast, तो इनिशियली मैंने यहाँ पर फास्ट के CS में अप्लाई किया था, बट मेरा CS में हुआ नहीं था बिकॉज आई डिडंट फॉल इन द मेरिट. सो वो भी एक मेरा FSC के अंदर केमिस्ट्री ने मेरे ग्रेड्स खराब किए थे, वो एक अलग कहानी है. कोविड का टाइम था एंड इट वाज ऑलरेडी अ बिग हैसल एट दैट टाइम. सो आई डिडंट फॉल इनटू द कंप्यूटर साइंस मेरिट. मेरा सिर्फ डेटा साइंस के अंदर यहाँ पर आया था फास्ट में, एंड अ कपल अदर प्रोग्राम्स आई डिड नॉट वांट टू गो इनटू. एंड उस टाइम पर आई हैड अ डिस्कशन विद डॉक्टर जोहेब. He's not in the university anymore. Now he's running his own startup called Quest. He was the director of the university at that time. So I went into his room, and he's a very chill and very open kind of guy. उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ा हुआ होता था कि कोई भी अंदर आ जाए उनसे बात कर ले. He was like very very open in that, very casual in that regard. And one of the main things I really appreciated about that guy. So I went to the room and then I asked him कि मेरे पास ये offers हैं from these universities, मेरे पास ये career choices हैं, this is what I've done in the past, this is what I'm passionate about, this is how my professional career has been, this is how my freelancing journey has been, what do you want me to do? Give me your unbiased, no BS opinion on this. And that guy actually gave me his unbiased opinion on it. मतलब इतना transparent मुझे जवाब दिया कि at that point, even if I had been like in like Stanford or something, I'd probably go to Fast just because of him. So that's the kind of lasting impression he put on me. And उसके बाद से मैंने सोचा हुआ था कि नहीं यार अब मैंने Fast के अलावा कहीं और नहीं जाना. नहीं, do you remember the answer जो सर सोहेब ने दिया था? यार I don't remember it exactly because अब तो 4 साल से भी ऊपर बात हो गई है. But it was pretty close to कि देखो यार आपने जो करना है अपने दिल से करो, आपका दिल जो करता है वही बात जो मैं अभी शुरू में बोली थी कि if you're not passionate about something, no person in the world, no university in the world, whether you go to MIT, whether you go to Harvard, whether you go to any Ivy League university or Cambridge or wherever you want to, no university in the world can teach you passion. Passion आपके दिल से आता है. Whether you study that in Fast, whether you study that in MIT, whether you study that in ICRA University, वो passion आपका दिल से आएगा. So go where your heart takes you to. And that one little conversation really struck with me throughout my entire university career. और मैं सबको भी यही बता रहा होता हूँ कि यार वहाँ जाओ जहाँ पर आपका passion है, चाहे वो university हो, चाहे वो program हो, wherever you want to go, do it with complete passion, or don't do it at all. But now you'll be miserable for the rest of your life. I think I really एक quote मैंने पढ़ी थी somewhere on the internet that went something like do something with your complete heart, or don't do it at all. So I think that one line is the only thing that stuck with
Dr. Zohaib's comment as well, and that has been there throughout my entire professional and academic journey as well. अमेजिंग यार, अमेजिंग। ओके सो अच्छा, इसी अंदर जो कैंडिडेट्स का टाइम है और काफ़ी बच्चे चूज कर रहे हैं डिग्रीज और पूछते रहते हैं कि सीएस करूं, साइबर करूं, एसई करूं, तो व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दिस कि अगर सीएस में एडमिशन हो रहा है तो क्या फिर भी डीएस करे या साइबर करे या एसई करे, या फिर जस्ट ब्लाइंडली गो इनटू द सीएस? यार कैन आई यहाँ पर स्वेरिंग वाला सीन है या फिर वो नहीं है? कैन आई बी वेरी blunt about this? I call on scope. There is no such thing as scope. Honestly, I have seen it firsthand. I have seen people जिन्होंने फेल होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, that took a very bad program and now they're extremely successful in life. I have seen that throughout my entire journey, academic में, professional के अंदर. There's no such thing as scope. Yes, there is some fields that obviously उनकी demand ज़्यादा है in the current market, but market is so unpredictable that you can't even estimate कि अगले 4 साल तक AI रहेगा भी या नहीं रहेगा, या maybe we're moving into something completely different. Again, बात वहीं पर आ जाती है, if you're passionate about something, the only thing everything boils down to is how good you can do it for the rest of your life and how happy you're going to be for the rest of your life with what you're doing. So if you can do something better than anyone else, जो भी करो, do it better than anyone else. So if you can do something better than anyone else, चाहे वो CS हो, चाहे वो electrical engineering हो, चाहे वो mechanical हो, चाहे वो like BBA हो, it genuinely doesn't matter as long as you are passionate about what you're doing और उसी passion के through you learn new things in that program. University can't teach you everything. I'll be very blunt about that. मैं हमेशा से वैसे तो I was against university degrees in general, but अभी भी मैं university degrees के थोड़ा सा खिलाफ हूँ, because university does not teach you everything. I think students rely too much on university कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किस प्रोफेसर के अंदर पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं. Yes, it does matter to some extent कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, किस प्रोग्राम के अंदर जा रहे हो, उसकी आउटलाइन क्या है, what kind of stuff you're learning over there, कितना इन डेप्थ में आपको वो सिखा रहे हैं. Yes, that does matter, but at the end of the day 4 महीने के तो कितना ही वो कुछ सिखा लेंगे आपको. You can't learn everything in 4 months. और एक कोर्स आपका 4 महीने का ही होता है, फिर बाकी 2 महीने ब्रेक्स और एग्जाम में गुजर जाते हैं. तो 4 महीने के अंदर आपको यूनिवर्सिटी कितना ही सिखा लेगी. Eventually their job is not to teach you everything. Their job is to teach you the basics of everything so that you can find where your heart and where your interest lies, and then the rest of it depends on you. You go home, you learn about those things, you watch videos on YouTube, you tinker with stuff, projects karo side par apne baith ke, learn about new things, take sessions on the side, workshops on the side, find out where your interest lies, and then be better than everyone else in that domain, and you'll be successful. That's a guarantee. No matter what you do, if you do it with your complete heart and with the passion ke, yeah, I have to be better at this than anyone else, you'll succeed. या एग्रीड। अच्छा हुज़ैफा भाई, काफी लोग ये कहते हैं कि यार वर्चुअल यूनिवर्सिटी से सीएस कर लूं या फास्ट से कर लूं, बात तो एक ही है ना। लाइक आई वुड वांट के आप उस पर अपना व्यू दें, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है। लाइक आप मे बी स्टैनफोर्ड का कोर्स घर बैठ के ले सकते हो, बट यू कांट गेट द स्टैनफोर्ड एनवायरनमेंट एट योर होम। वो जो टीचर्स और प्रोफेसर्स के साथ नेटवर्किंग है भाई, वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट है, और वो सब आप घर बैठ के नहीं सीख सकते या नहीं उसको अचीव कर सकते। इवन सेम गोज विद द फास्ट के आप व्यू से या फिर कहीं से भी आप सीएस घर बैठ के तो कर रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन पार्ट, द पर्सनैलिटी बिल्डिंग पार्ट, द नेटवर्किंग पार्ट, वो प्रोफेसर्स के ऑफिस में जाना, उनसे बात करना, फिर उधर से ही आपके रेफरल लगते हैं, कहीं स्टार्टअप में आपको रेफर कर देते हैं, कहीं कुछ, एंड इट इज अ बिग लिस्ट के कितने फायदे हैं कि आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, लोगों से मिलते हो, द मीटिंग विद पीपल पार्ट इज जस्ट वन थिंग। अगर आप इसको भी देखो ना, तो ये भी एक फैक्टर है कि आप इसी की वजह से सिर्फ यूनिवर्सिटी आ रहे हो। आप घर बैठ के तो प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, बट व्हाट अबाउट द अदर स्टफ? तो अब आप बताएं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? Yeah, 100%. I think if there's one USP about universities, that is the environment that they give to students. Yes, you can learn everything on your own. Man, I know people that did not even go to university and they're earning like 4 lakh, 8 lakh, just because उन्होंने अपनी expertise online build कर ली, they did projects for other people और उसके through गलतियां कर करके वो सीख के eventually, and they learned around the same time as well. तो ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने 4 साल के अंदर सिखा रही है और बाकी आपको 8 साल लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं रहा। आप now you can learn everything in probably less time than you would learn in university. आप 1 साल के अंदर सारा कुछ सीख सकते हो that you would learn in 4 years in university. लेकिन you will never be able to get the environment that you need to succeed. And by that I mean
there's a lot of other factors. And I tell this to every up and coming person that wants to become an engineer, that coding is only 50% of what you're going to do. And I can tell this from multiple experiences that I've done throughout different corporate worlds. मैंने remotely काम किया, मैंने on-site काम किया, I worked with startups in the US, in Pakistan, in UAE. I worked in enterprises as well. And honestly, the main thing that sets you apart is how good of a people person you are. So universities give you those people skills, because it generally doesn't matter how good of a coder you are as long as you don't have visibility. By visibility, I mean कि यार आप सारी जिंदगी हार्ड वर्क करते रहो, सारी जिंदगी लगे रहो, become the best coder in the world. No one will know you're a good coder if you don't have the people skills. So visibility is 50% of what you're doing throughout your career, whether that's startups, whether that's your professional career, whether that's your personal life. If you can't talk to someone about what you're doing, if you can't tell someone and have a conversation with that person, इसकी मैं सबसे like easiest example ये दूंगा कि आप एक करीम में जा रहे हो, ठीक है, करीम उबर आपने बुक करवाई हुई है, you're in a करीम or Uber, and you're sitting with the driver. If you can't have a conversation with the driver without feeling awkward or without saying हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जायज़ बात है, ये बात है कि ये बगैर अगर आप प्रॉपर कॉन्वर्सेशन कर सकते हो ना एक स्ट्रेंजर के साथ, जिसके साथ आप सिर्फ आधा घंटा बैठ के राइड कर रहे होगे, if you can't do that, then you can't become any good engineer or any good person in general or any good professional, because you can't even have a conversation about what you do or what you can do, and no one's going to notice you, and you'll just remain invisible no matter how good of a coder you are. So as universities ka sabse main jo USP hai, that is giving you these skills. So it gives you those environment where you can build these people skills as well. So I think that's uske liye everyone should go to university. अमेजिंग यार, वो जो क्रीम वाला पार्ट है ना, वो तो मैं खुद भी रिलेट करता हूँ. देयर वाज अ टाइम के मुझसे कहीं से बात नहीं होती थी. अगर मैं कहीं पर बैठा हूँ क्लास में, तो वो चुप करके कॉर्नर में आप बैठ जाते हो. ना टीचर को आपका पता है, ना आपको टीचर का पता है, ना क्लास वालों को आपका पता आप कौन हो. लाइक पूरा सेमेस्टर गुजर जाता है. और काफी ऐसे आपने बच्चे देखे होंगे अपनी क्लास में, मैंने भी देखे हैं. नोबडी नोज देम एंड दे नो नोबडी. ठीक है, और आते हैं ग्रेड्स माशाल्लाह से 3 और 3.5 अच्छा जीपी आ जाता है. बट यार आपको कुछ जानता ही नहीं यूनिवर्सिटी में, कोई जानते नहीं कि अच्छा अजान एक लड़का है, वो ये काम करता है, उसकी ये स्किल्स है, वो मुझे ये बेनिफिट दे सकता है, मैं उसको ये बेनिफिट दे सकता हूँ. जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप मिलोगे नहीं, तो तब तक आप वो वैल्यू ना ले सकते हो, ना ऐड ना ही गेन कर सकते हो. सो अब फॉर एग्जाम्पल मैं ना एक काम वैसे सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, वो बात करना नहीं आती आपको किसी के साथ. अब फास्ट में माशाल्लाह से बच्चे आएंगे हमारे, एंड वैसे रैगिंग तो नहीं होती यहाँ पे, लेकिन मैं कहता हूँ कि रैगिंग करवाओ यार. रैगिंग करवाता है ना बंदा, तो ही जस्ट उसका जो इनर बोल्ड सेल्फ होता है ना, वो तो एक बाहर आ जाता है. वो उस चीज के साथ अपने आप को, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल वो जो उल्टे पुल्टे काम देते हैं सीनियर्स, आई थिंक के एक एस्पेक्ट से वो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, एंड यू विल लिटरली एंजॉय इट आफ्टर दैट टाइम. सो इस पे आप क्या कहेंगे? Yeah, I absolutely agree with that. I think you should definitely, or एक और भी like misconception that people have with the socializing and networking, and I see this from time to time. Even मेरे साथ भी मैं students को देखता हूँ, when I go to an event, students try to network with other people. उनके लिए networking होता है यार, हमने किसी से सलाम कर लिया, उनको अपना नाम बता दिया, एक दो लाइनें उनके बारे में पूछ ली, that's networking. That's not networking. यार, networking is having a conversation, making friends with that person, एक comfortable, आप अगले बंदे को भी comfortable feel करो और खुद भी comfortable feel करो. So ragging वाला aspect I think is 100% should be a necessity in every university, because that breaks the ice. आप एक awkward एक अगर experience से गुजरते हो किसी के साथ, तो that already breaks that comfort barrier. आपने comfort zone से बाहर आके कोई चीज कर रहे हो, so that already breaks the ice, and now you can talk to that person outside of your studies, outside of your career. You can have a proper conversation with that person, and that's how you make friends. दोस्त इसी तरह ही बनते हैं ना. You don't talk to your friends about your resume or your career. आप उनसे अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हो, तो वो comfort zone आप पार करते हो. So for that I think ragging is 100% absolutely true. मेरे साथ वो ragging experience नहीं हुआ था. मेरे साथ तो वैसे काफी एक interesting सा scenario रहा था. मैं कोविड के टाइम पर आया था, and मैं उस टाइम में काफी एक avid powerlifting gym enthusiast था. So I used to be like very very gym kind of bulky kind of guy. So मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जब आता था, उस टाइम मास्क वगैरह पहने हुए थे, बाल मेरे थोड़े से सफेद थे. सो आई गो इन देयर, एंड लोगों को लगता था कि मैं सीनियर हूं, तो इसलिए मेरे पास कोई आता नहीं था. उल्टा लोग मुझसे डर के भागते थे कि मैं उनकी रैगिंग करूंगा. लेकिन इवन रिगार्डलेस ऑफ दैट, मैं खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके जब मैं यूनिवर्सिटी आया, वाज लाइक व्हाट, आई एम गोना ब्रेक दैट होल डिलेमा अबाउट मी
working at home, working in a corporate professional setting, remotely सारा काम करके घर में बैठा हुआ. I want to break that whole thing and I actually want to talk to new people. I want to learn about their experiences. I want to make new friends outside my comfort zone. तो मैं खुद लोगों के पास जाकर उनको अप्रोच करता था. तो बंदा बैठा हुआ है, जितना ज्यादा इंटिमिडेटिंग बंदा मुझे लग रहा होता था ना, मैं उससे ज्यादा एक्साइटेड था बात करने के लिए. सो आई यूज्ड टू फाइंड पीपल सिटिंग ऑन बेंचेस. मैं उनके साथ जाके बैठता था कि मुझे अपने बारे में बताएं, मेरे बारे में, ये मेरा नाम हुज़ैफा है, अमेजिंग. आपका नाम क्या है, अपने बारे में मुझे बताएं, फास्ट में कैसा टाइम जा रहा है, मेरा इस तरह जा रहा है, आपका किस तरह जा रहा है, रैंडम कॉन्वर्सेशंस. एंड इस तरह करके आई एंडेड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. एंड देन इवेंचुअली फायदा उससे मुझे ये हुआ कि दीज फ्रेंड्स वेंट into professional settings because वो seniors थे, so मेरे मुझसे पहले graduate हो रहे थे, तो they went to professional settings before me, so उनको अच्छी jobs मिल जाती थी. और because I was in contact with them, now it was an easy way for me to get referrals. यार अच्छा आप यहाँ jazz में काम कर रहे हो, how's the work environment there like? वहाँ पे should I work over there? Are there any openings? Can you give me a referral over there? Can you connect me to the hiring manager directly? कितनी दफ़ा मुझे ये भी हुआ है कि मुझे वो literally जो बंदा हायर कर रहा था उसको, वो उनका दोस्त होता था, सो लाइक फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड कनेक्शन. सो जो हायर कर रहा होता था मुझे उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते थे, उनको व्हाट्सएप नंबर दे देते थे, सो मैं उनको मैसेज कर देता डायरेक्टली. तो दैट उससे फायदा क्या हुआ, 7,000 एप्लीकेंट्स से मेरा नाम पहले आ गया बिकॉज आई एम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द हायरिंग मैनेजर. सो आई थिंक ये जो रैगिंग वाला एस्पेक्ट है, ये जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाला एस्पेक्ट है, जो आप इस तरह के दोस्त अपने साथ बनाते हो व्हेन यू आर आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, दैट्स हाउ you get help in the professional world as well. And I think that's the easiest way to success, in my opinion. Just know people that are in high places. That's it. या इस पे एक मैं पॉइंट ऐड करूंगा कि द पीपल, एक तो मुझे ना, मैं नोमान भाई से बात करता हूँ एंड आई ऑलमोस्ट मेंशन इट इन एवरी पॉडकास्ट कि नाउ इट इज नॉट अबाउट कि आप किसको जानते हो, इट इज अबाउट आपको कौन जानता है. लाइक दैट मैटर्स मोर कि हुजैफा को कोई जैज में बैठा बंदा जानता है देन के हुजैफा किसी जैज वाले बंदे को जानता है. लाइक आई नो फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर को सब जानते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर किस किस को जानता है, दैट मैटर्स मोर. तो ये नेटवर्किंग वाला पार्ट आई एब्सोल्युटली एग्री एंड आई थिंक के बच्चों को इस पे फोकस करना चाहिए. एंड फास्ट में जब मैं आया था ना, तो मैं इस तरह से बोलते हुए शर्माता था, लेकिन हैट्स ऑफ टू आवर फंक्शनल इंग्लिश कोर्स और मैम, वो सब लैब में खड़ा कर दिया, भाई आओ डाइस पे, कुछ नहीं पता. एक वो होती थी इम्प्रॉम्प्टू स्पीच एंड 3 मिनट बोलना है, एकदम टॉपिक दिया जाएगा एंड यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. इंग्लिश भी नहीं आती थी उस वक्त मुझे उस तरह से. तो लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जितनी भी चीजें हैं छोटी छोटी करके ना आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती हैं. एंड इफ यू अवॉइड एट दैट टाइम ना, तो फिर बाद में फिर बहुत मसला होता है आपको. मे बी गिटहब प्रोफाइल अच्छी है, लेकिन आप जब किसी के सामने बैठते हो तो आप किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते. फॉर एग्जाम्पल इसी से अगला सवाल निकालते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल माशाल्लाह से फास्ट ट्रैक के को फाउंडर हैं एंड व्हेन यू मीट विद समवन, इफ यू वांट टू टेल देम yeah, I am the guy who is doing this work and मेरा startup है, so how do you approach the people and what's your hack के अगले को I tell के यार मैं ये काम कर रहा हूँ and all that conversation वाला part. यार मेरा इवन जो खुद मैं अपनी कंपनी के अंदर हायरिंग करता हूँ, जितने भी लोगों को मैं हायर कर रहा होता हूँ, मेरा उनके लिए एक मैंडेटरी टेस्ट है. चाहे वो इंजीनियरिंग पोजीशन के ऊपर आ रहा है, चाहे वो बिजनेस की पोजीशन के ऊपर आ रहा है, चाहे वो सेल्स में आ रहा है, आई हैव अ मैंडेटरी टेस्ट फॉर एवरीवन कि मुझे आपने 1 मिनट के अंदर अपने आप को अपना बताना है. And I do this in front of them in the interview. So they were sitting in front of me in the interview. उन्होंने पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार करके रखी हुई होती है. अब तो I have literally faced people in giving interviews that are using cheating tools, जिनके आप ChatGPT के सारे यहाँ पे आंसर्स लिखे आ रहे होते हैं, तो वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं. तो मेरा उनसे हमेशा एक ही टेस्ट होता है. 1 minute के अंदर you're stuck in an elevator with me. In 1 minute, tell me everything about yourself. And I think that's where people really become honest, because जो भी उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की होती है suddenly goes out the window, because now they have to get everything. या तो उनको पूरी अपनी 10 मिनट की जो स्पीच होती है उसको 1 मिनट के अंदर करना होता है, so they start being honest about things, and या तो उसी वक्त ही वहां पर उन्होंने चीजें बतानी होती है. and when someone says things on the fly, तो they tend to be very honest about those things, पर झूठ बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है when they're under pressure. so मेरा ये उनके साथ टेस्ट होता है. so even जब मैं खुद फास्ट ट्रैक जो मैंने शुरू में किया था, so what me and my co-founder used to do, हमें कस्टमर्स लाने के लिए, बिकॉज हमारा B2B स्पेस में था, सो वी आर कस्टमर्स वर पीपल इन हाई लेवल इन द कंपनीज. सो हम ऐसे उनके साथ तो उन्हें अप्रोच तो कर नहीं सकते थे, बिकॉज ईमेल्स करते थे तो वो रिप्लाई नहीं देते थे, मैसेजेस करते थे लिंक्डइन के ऊपर, वहाँ से भी रिप्लाई नहीं आता था बिकॉज उनको पहले से इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे होते थे, और वैसे भी सेल्स मैसेज को पढ़ता नहीं. सो जब हमें कस्टमर चाहिए होते थे, हम लिटरली यहाँ पे इस्लामाबाद, कराची के अंदर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ऑल द बिग सिटीज़, यहाँ पर छोटी सी स्मॉल गैदरिंग्स होती हैं, कॉफ़ी गैदरिंग्स जिनको कहते हैं.
of different CEOs, different founders, different decision makers in different companies. उनकी छोटी सी गैदरिंग्स होती हैं. They're usually very private. 60 to 70 लोग होते हैं and they're invite only most of the time. So हम किसी से जो रिलेशन की मैंने शुरू में बात की ना कि किसी बंदे को जानते थे, सो किसी जिस बंदे को हम लोग जानते थे उस बंदे के थ्रू वी वुड आस्क देम कि अच्छा मुझे बताओ ये अगले दिनों में इस्लामाबाद में ये गैदरिंग कहाँ हो रही है प्राइवेट, एंड वो मुझे हमें लोकेशन बताया कि अच्छा हाजिस कॉफी कैफे के अंदर ये गैदरिंग हो रही है. सो हम स्नीक इन कर जाते थे उस कैफे के अंदर, हम जाते थे टाइम से बिफोर एनीवन एल्स इज देयर, वहाँ जाके पहले बैठ जाते थे और इंतजार करते थे कि यहाँ पे मीटअप आएगा, और हम छुपे हुए होते थे जब तक वहाँ पे लोग नहीं आते थे. फिर एज सून एज वहाँ पे लोग आना शुरू होते थे वी स्टार्ट ब्लेंडिंग एंड वी स्टार्ट प्रिटेंडिंग कि हम इनवाइट्स के थ्रू आए हैं, और वहाँ पर जाके हम लोगों से बातचीत करते थे एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड गेटिंग आवर फर्स्ट कस्टमर्स भी वहाँ से आना शुरू हुए, एंड वी एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग हायरिंग ऑफर्स थ्रू those events as well, जहाँ पर हम लोग चोरी छुपे जाते थे. So I think this creativity, these hacks that we used, I think this was the biggest hack. Obviously, I don't recommend that to everyone कि आप छुप के कहीं चले जाओ, you'll get caught. But again, to have something, आपको ढीठ होना पड़ता है. So जितना आप ढीठ होके इस तरह की हरकतें करोगे उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे. And I've seen this with my classmates as well. जितने ढीठ लोग होते हैं ना, जिनको हम बैक बेंचर्स कहते हैं. अच्छा, interestingly, backbenchers I've seen are way more successful than the people sitting in the front, because वो जितने ढीठ होते हैं ना पीछे बैठे हुए, जिनको कोई परवाह नहीं होती है कोई उनके बारे में क्या सोचता है, कोई उनके बारे में क्या बात करता है, जितना इंसान ढीठ होता है उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, बिकॉज दे जनरली डोंट गिव अ कि कोई उनके बारे में कोई बातें करेगा, उनको कहीं से निकालेगा, वो दोबारा वही हरकत करेंगे. दे गेट किक्ड आउट ऑफ वन इवेंट, दे विल गो टू अनदर वन, एंड इवेंचुअली कोई ना कोई चीज़ काम चल जाएगी. अगर 100 में जाएंगे 100 में से 10 तो काम करेंगे. सो दे डोंट गिव अप. जो फ्रंट के लोग बैठे हुए होते हैं ना, दे टेंड टू गिव अप वेरी अर्ली. दे सी फेलियर एज गिविंग अप, एज उनकी जिंदगी खत्म हो गई है. जो ढीठ लोग होते हैं वो ये नहीं देखते, दे सी फेलियर एज क्या एक नई अपॉर्चुनिटी टू डू एब्सोल्युटली शिट अगेन. सो अमेजिंग यार, ढीठ रहो यार कमाल है यार हुज़ैफा भाई, इंटरेस्टिंग बात है माशाल्लाह से. अच्छा, तो इसी के अंदर से एक और क्वेश्चन और एक और मिसकंसेप्शन, या फिर इसी को क्वेश्चन के तौर पे हम पेश करते हैं कि जो आगे बैठे वाले लोग हैं ऑब्वियसली दे आर द वंस हु आर चेजिंग जीपीए एंड दे थिंक यार जीपीए आना चाहिए, अगर ये ड्रॉप हो गया ना तो पता नहीं कोई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा. एंड द बैक बेंचर्स ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा कि उनका जीपीए नहीं आता, बट दे आर द गाइज जो कि 2 से 3 तक होते हैं, लेकिन देयर एक्स्ट्रा जो करिकुलर स्किल्स हैं दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, लोगों को जानते हैं, लोग उनको जानते हैं, एंड दे आर द बोल्ड गाइज एज वेल. तो आई वांट टू नो कि इस पूरे के पूरे करियर के अंदर जीपीए कहाँ पे रोल प्ले करता है, एंड एज अ स्टूडेंट व्हाट शुड बी योर अप्रोच कि आप क्लास में बैठे हो, जीपीए किस लेवल का आपको चाहिए, एंड व्हाट अबाउट द स्किल्स एंड अदर पार्ट. तो ये सारा बैलेंस और मैनेज करना इस पे किस तरह से स्टूडेंट करेगा एक? अच्छा, इसके ना आई गिव द आंसर इन 2 folds. फर्स्ट ऑफ तो जीपीए आपका मैटर 100% करेगा इफ यू वांट टू गो फॉर मास्टर्स या इफ यू वांट टू गो इनटू रिसर्च. उसके खिलाफ देयर इज नो कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग दैट कि आप कम जीपीए के साथ भी वहां पर एक अचीव कर लोगे. दैट्स completely false. If you want to be going into the research side, if you want to become a scientist kind of guy that only reads books and papers and writes papers, obviously कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है. If you want to go into that domain कि आपको मास्टर में स्कॉलरशिप मिल जाए, आपको एक रिसर्च डोमेन में वहाँ पर आरए की पोजीशन मिल जाए और whatever, then 100% you should strive for a good GPA. 3.5 से ऊपर होगा जितना ज़्यादा उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे. But if that is not your goal and you want to be in a position in life where you're successful through the corporate world या startup world, startup में GPA आपका मैटर नहीं करता. Straight up blunt about that. Startup पे no one's going to ask you what your GPA is. No one's going to ask you where you graduated from. No one's going to give it that. Startup पे the only thing that matters is how proactive you are and how fast you can go back from doing the same thing after a failure. So लोगों को सिर्फ इन चीज से परवाह रहेगी. पर इसके भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर एक कॉन्वर्सेशन है अबाउट हाउ वी सी फेलियर and how the people that are running startups, how they see failure. So उसमें भी काफी एक interesting point of view है. But startup के अंदर आपका GPA मैटर नहीं करता. So if you want to go into research, GPA matters a lot more than anything else. If you go into a startup, then if you want to run a startup or a business, then GPA does not matter at all, or where you graduated from, it does not matter at all. Middle ground is कि आप एक corporate professional setting में काम करना चाह रहे हो, चाहे whether that's working inside of a startup, whether that's working in a enterprise or an MNC. That's where the GPA kind of will matter but also won't matter. Kind of से मेरे ये मतलब है कि it will only matter to give an impression. Okay, if you're submitting a resume to someone, the first thing the recruiter is probably going to see is कि यार इस बंदे का GPA क्या है और ये कहाँ से graduate हुआ है.
that trend is shifting now, but still Pakistan के अंदर at least that trend matters a lot. And I know a lot of companies जिनकी एक standoff होता है कि after this GPA we're not going to accept anyone, and we're not going to accept anyone other than people या graduate from these schools. By schools I mean universities. तो इन universities के अलावा भी हम किसी को accept नहीं करेंगे और इस GPA से नीचे भी हम किसी को accept नहीं करेंगे. So वो एक है. Most of the companies in Pakistan उनका ये है, internally होता है. They don't say this out loud, but internally ये सारी ये हरकतें कर रहे होते हैं. And then there are companies जिनके लिए GPA matter नहीं करता. They won't assess you based on GPA, but it will give them an impression कि यार ये बंदा कितना serious था about what this person did, whether this person was disciplined or not. So I think to give off the impression that you're a disciplined person, that you can take something seriously and consistently, I think that impression is where your GPA will matter. But at the end of the day, you're going to be sitting in the same technical interview as someone जिसके 3.5 होंगे, जिसके 3.9 होंगे, जिसके 2.5 होंगे, and you're all going to be assessed by the same skills. And most of the companies now are looking for cultural fit than skills or technical fit, because you can teach someone skills, but you cannot teach someone an attitude. So companies would rather hire for attitude now than skills. And I do the same in my own startup as well. I would rather hire someone जिसका एक learning का एक जुस्तजू होगी, rather than someone जिसके 3.5 GPA होगा, जिसके पास skills भरपूर होंगे, but उनमें ego होगी, या that person is not willing to learn anything, या that person cannot learn quickly. So that, I think that matters. These three things matter a lot more than how much GPA you have. Agreed. Okay, तो यानी short answer इस question का कि GPA और skills वो ये है कि why not both, right? Yeah. Okay. So Huzaifa bhai, your team was in the top 10 of the Google Solution Challenge 2025. So what was that? What did you do? And what your product actually is? Yeah. So जो हमारा top 10 Solution Challenge था, उस पे we didn't go with our startup. We actually built something on the side, क्योंकि that was kind of like a test we were doing. कि हम कितनी चीज को vibe code कर सकते हैं. So उस time vibe coding tools नए आए हुए थे, and we just wanted to give a shot कि यार vibe code करके हम कितना कुछ बना सकते हैं. So there was a tool out there called Whisperflow. Whisperflow का we had been like looking into their journey for quite some time, and we saw कि यार एक simple सा tool है जिसने $45 million raise किया है. 41 or 45, something along those 40 lines. तो उन्होंने इतना कुछ raise किया हुआ है, and it's a very simple tool that you just talk to, and it transcribes something, and it takes the instructions and context of what you're saying, and it changes the text in real time. As simple as that. And we wanted to see, यार इस company ने इतना कुछ raise किया है, the product is very simple. Can we do this by prompting an AI to create the whole thing for us? And we did that as an experiment, and उसी time पर the whole Google Solution Challenge came out. So we decided to participate with that on the side with absolutely no expectations at all. We had zero expectations कि हम लोग जीतेंगे. And even when we submitted the app, so I'll give a brief intro of the app. So it's a real-time voice-only document editor. So like you use Google Docs, so if you've ever used Google Voice Typing, अक्सर चीजें अगर आप उसमें से change करनी पड़े, if you have to change the text later after transcribing it, you have to go back and change it manually. With our tool, you didn't have to change it manually. You could just talk to it and ask it to change something 3 lines ago, and it would do that in milliseconds, and you would not have to waste all that time transcribing everything and then fixing all the errors yourself. वो tool automatically errors आपका fix कर देगा while you're talking to it. So it was as simple as that. And when we submitted this into the Google Solution Challenge, we had zero expectations. हमने बस देखा and we just submitted it. और हमने submit भी like आधा घंटा पहले किया before the whole competition ended. तो आधा घंटा पहले हमने submit किया, zero expectations, and even after that मैंने एक बहुत ही basic सी video record की थी for that. 15 मिनट के अंदर एक video मैंने record की. And when I saw other people's submissions, I had complete like imposter syndrome होने लगा था कि there's no way we're gonna win. And interestingly, when the judges started evaluating the product as well, हमारी product fail हो गई थी. So उसका भी एक interesting story about how we made them use the product again. So हमने एक registration on की हुई थी कि anyone that comes to the website, they have to register for a trial account so that we could track कि कौन-कौन आ रहा है. And then after that, if they're interested in getting the whole product,
we could eventually like give them the entire account or open source the product or whatever, ताकि इन्हीं लोगों को हम दोबारा as warm leads target कर सकें. So one of the judges that was organizing the event, he logged into the account, he tried testing the application, but it didn't work. And मैंने coincidentally database जो हमारी थी online, वो मैंने coincidentally check की कि कितनी usage आ रही है. And I went to the database and I saw कि वो जो text transcribe करने की कोशिश करें उसके आगे instructions हैं लेकिन वो change नहीं हो रहा. So I realized कि अच्छा यार ऐप काम ही नहीं कर रहा. तो मैंने पूरी रात बैठ के उस ऐप को ठीक किया, रीडिप्लॉय करवाया, एंड क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उस जज की जिससे वो साइन अप कर रहा था, मैंने उसको एक ईमेल लिखी विद हिज ईमेल जो मेरे पास ब्लॉग थी. मैंने उसको एक कोल्ड ईमेल फेंकी कि यू नो वुड यू वांट टू गिव अस अनदर शॉट. बहुत ही क्वर्की सी फनी सी ईमेल मैंने मारी कि वेयर सॉरी, कैन वी गेट अनदर शॉट, सो कैन वी गेट अनदर चांस, समथिंग लाइक दैट. मैंने बहुत ही क्वर्की सी फनी सी ईमेल मांगी एज सॉर्ट ऑफ लाइक अ ब्रेकअप टेक्स्ट, एंड आई सेंट दैट टू हिम एंड देन it worked. मतलब उसने email देखी and he gave it another shot and then we made it to the top 10. So kind of like shooting your shot in the dark. So that we did that and it worked well. So yeah, I think this whole conversation revolves around let's just take your shot. What's the worst that can happen? Someone will say no. क्या फर्क पड़ता है? So okay, the other thing I would like to ask है, जितने भी बच्चे भी सुन रहे हैं and probably the boys especially, I would want you to tell them what the real life hustle looks like, especially after the university. जब सर पे पड़ती है, responsibilities आती हैं और वो एक pressure भी आता है obviously कि अब पेरेंट्स से पैसे नहीं ले रहा, अब खुद करना है कुछ. तो वो जो actual hustle है, how does it feel and what tips would you give to the young boys and young lads watching this? यार to be very straightforward, अगर आपके पास generational wealth है तो फिर आप मजे में, ठीक है? I'll be very blunt about that. Generational wealth वाले लोग जो है ना, जो जिनके फैमिलीज ने लाइक पैसे बना लिए एक टाइम पर आके, वो मजे में, they're living their life. उनके कनेक्शंस भी हैं, उनके हर जगह पर सक्सेस स्टोरीज भी निकलेंगी. वो चाहे स्टार्टअप करें, वो चाहे जॉब करें, ऑब्वियसली उनका भी एक हार्ड वर्क होता है, बट it's not going to be as hard as someone जो कि स्क्रैच से शुरू कर रहा है. If you're starting from scratch, it's going to be hard, very hard. And it's not just going to be hard because आपको सीखनी चीजें पड़ रही हैं, you have to do a lot of things. It's also going to be hard because you're going to have to go out of your comfort zone a lot of times. And that is probably the hardest thing about, whether you're doing a startup, whether you're working in a corporate setting. The hardest thing is not the work, it's getting out of your comfort zone to be seen and be heard. When I was interning at Easy Pesa, I think the hardest job for me, because that was my first enterprise experience. So the hardest job for me over there wasn't the work. The work was actually pretty chill. The hardest job was actually getting my work noticed by someone. So, and that was a trend that I saw with everyone over there. Politics is a major issue with bigger companies. So I think the hardest thing is being noticed and being visible and navigating the politics in the real world, because people will push you down. People will be jealous of you. People, even आपके अपने दोस्त जो होंगे, वो भी आपके पीठ पीछे बुराइयां करेंगे, लाजमी करेंगे. मतलब I think it's a very fortunate thing to have a friend in these days that is not talking about you behind your back. Most of them will envy you. मुंह पर आपके वो सबसे अच्छे दोस्त होंगे, but behind you they will talk about you, they will envy you, they will do a lot of things, they might even actively be involved in pushing you down. So I think सबसे difficult cheese is to maintain those relationships, maintain the good relationships, having a good company, and just in general navigating the real world's politics and navigating the people that will constantly push you down throughout. And I think failure is a very important aspect over here, because हमारे like Asia के अंदर in general, like Southeast Asia, India, Pakistan, Bangladesh, जितने भी सारी countries हैं, इनमें failure is seen as giving up, कि बस आपकी जिंदगी खत्म हो गई. Seen as something embarrassing, seen as something disappointing, कि अगर आप फेल हो किसी चीज में, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल करियर हो, you get rejected from a job interview, whatever the case is, if you fail from something, it's seen as a very bad thing and you're discouraged and you feel embarrassed. आप किसी को बता नहीं सकते. With the world outside, especially in North America, I think one of the major reasons that sets their students apart from our students is because failure is celebrated over there.
वहां पर if you fail, it's another opportunity for you to try something new. If you fail, it's an opportunity for you to learn. So I think the biggest, you know, aspect that I had to make peace with was being comfortable with being uncomfortable and being comfortable with being, being comfortable with failing. Failure hoga, you just have to be comfortable with failing and getting, and the only thing that matters is how fast you can get back up after failing. So that is the harsh reality of the world that I think most people ignore, and I think most people should start to make peace with early on. अच्छा, इस पे ही मैं एक बात करूंगा कि फेलियर वाले पॉइंट पर आई थिंक जब आप नॉर्मल लाइफ में लाइक यू आर लिविंग नॉर्मली ना, कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, योर डेस्टिनेशन इज बी पॉइंट, अगर आप नॉर्मली जा रहे हो ठीक है, आप चलते जा रहे हो, एक स्टेज पास की, दूसरी स्टेज पास की, फिर ये करना है, आपको पहले पता है सब कुछ करना है, बट व्हेन यू फेल ना, तो फिर आप रुक जाते हो, क्योंकि Yeah. आगे जाने का रास्ता तो होता नहीं है, और आप उस पॉइंट पे रुक के सोचते हो कि यार अब क्या करूं. I think failure is one of the biggest opportunities to make people think, ponder and just अपने अंदर देखें कि भाई अंदर क्या एक आग है सीने में और मैं क्या कर सकता हूँ, एंड व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ. और जब तक आप फेल नहीं होते, जब तक आपको एक धचका नहीं लगता, आप रुकते नहीं हो एक जगह पे, तो यू डोंट गेट अ चांस इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड कि भाई मैं कुछ रुक के सोचूं और अपने लिए टाइम निकालूं. वो जो अपने लिए टाइम निकलता है ना, जब बंदा लाइक अकेला होता है एंड आगे साथी आगे जा रहे हैं एंड आप भाई आगे नहीं जा सकते क्योंकि आप फेल कर गए हो. I just loved that feeling कि it's another opportunity to like open another door of nobody knows कि कितनी बड़ी सक्सेस रखी है आगे. So yeah, ये point मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर ऐड करूँ. So okay, Acha, next इसके thing. ऊपर like I'll just say, Yeah. I'll give my own personal opinion on failure, जो कि I think a lot of people tend to ignore. Comparison is a thief. जो है आप अपने आप को ना, जब when you look on LinkedIn, आप देखते हो यार as a student, मेरे साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ होता है. Even as a startup, founder, आप LinkedIn के ऊपर जाते हो, आपको हर किसी का सक्सेस नजर आ रहा होता है. यार इस बंदे ने $1 million रेज किया, इस बंदे ने $40 million रेज कर लिया. स्टूडेंट्स के लिए भी आज हमारी क्लास से एक ये बंदा यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा है. दिस गाय गॉट इनटू माइक्रोसॉफ्ट, दिस गाय गॉट इनटू गूगल. मैं अभी तक यहाँ पर क्यों बैठा हुआ हूँ? कंपैरिजन इज द बिगेस्ट थीफ जॉय. इंस्टेड ऑफ competing with other people, you should be competing with how far you've come. आप अपने पास्ट में देखो कि आप पहले कहाँ थे और अब आप कहाँ हो, and if you've made progress from that. If you've made progress, चाहे वो छोटा सा भी हो, from anywhere you've been in the past, and you've made progress from there to what you are right now, I think that's a success that should be celebrated, and you should be comparing yourself to how you were before instead of other people. हर कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आता है, हर कोई डिफरेंट एक बैकग्राउंड से आता है, हर किसी के पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं. यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स समवन हैज फेल्ड बिफोर दे अचीव्ड समथिंग, एंड यू स्पेशली डोंट नो कि वो सक्सेस उस बंदे को कहाँ से मिल रहा है और वो कितने कोशिशों के बाद उसको मिला है वो सक्सेस. तो बिकॉज यू ओनली सी द सक्सेस, यू नेवर सी द फेलियर्स. सो instead of comparing yourself to other people, compare yourself to how you were in the past. When I came to university, मेरे एफएससी के अंदर, लाइक आई मेंशन, मैंने शुरू में बात बोली थी कि मेरी केमिस्ट्री की वजह से ग्रेड्स खराब हुए थे. आई हैड 56% इन माई एफएससी व्हेन आई केम टू यूनिवर्सिटी. 56% का मतलब है कि मैं यूनिवर्सिटी में आया था विद 6% ग्रेड, 6% ग्रेस परसेंटेज. सो आई डिड नॉट, आई माइट नॉट हैव इवन कम टू यूनिवर्सिटी अगर मेरे 50 से नीचे होते, 50% से नीचे होते एफएससी के अंदर. सो आई केम विद 56% and I did not see that as an opportunity to give up. I saw that as an opportunity. यार मैंने एक चीज हो गई है मेरे साथ, now I have to make peace with it, and now I have to do something better so that this does not happen again. And I came to university with that. और फास्ट का एक रगड़ा होने का सारा, ये रगड़े का सारा जो फिलोसफी है फास्ट की, इसके होने के बावजूद I graduated with like 3.5 plus CGPA, and constantly मैंने honors achieve किया throughout my university tenure. So अगर मैं उस टाइम को लेकर बैठ जाता कि यार मैं देखो मेरे कितने बुरे हैं यार, मैं I'm a failure, मैं कुछ भी नहीं कर सकता आगे, if I had taken that, I would have never gotten to where I am right now. I think your biggest enemy is you yourself. So आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है. So if you can take control of that, then I think you can achieve success no matter where you are in life. Absolutely true. Okay, so Zafar bhai, I would want you to pick any of the common myths in the tech career, और ये जितनी भी हमारी मार्केट है, like generally society के अंदर myths चलती हैं. I would want you to pick any of those and bust it brutally. Yeah, ऐसे तो there's so many myths that I could
बस Okay, let's pick some random question है, unpaid internship करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यार करनी चाहिए, मेरा ओपिनियन है करनी चाहिए। इट डजेंट मैटर, इंटर्नशिप्स आपके पैसे कमाने का जरिया नहीं है। 10,000 मिलते हैं यार, 15,000 मिलते हैं, बाहर से भी आप इंटर्नशिप कर लो। क्या मतलब, वी कंपेयर आवरसेल्व्स, अगेन वही कंपैरिजन वाली बात है, यूर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू स्टूडेंट दैट स्टडीइंग अब्रॉड। एमआईटी से ग्रेजुएट हुआ है, उसको इंटर्नशिप मिल रही है गूगल के अंदर $5,000 की, बट वो कम्पीट कर रहा है अगेंस्ट लाइक फकिंग 10,000 भी नहीं, लाइक मे बी आप 100,000 कैंडिडेट्स जो कि यूएस में सारी अप्लाई कर रहे हैं। सो वी टेंड टू कंपेयर आवरसेल्व्स कि यार यू नो इस बंदे को गूगल में मिल रही है, देखो कितना अच्छा उसको पैकेज मिल रहा है, कितनी अच्छी इंटर्नशिप की ऑफर मिल रही है, उतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं, सो आई डिजर्व दैट मच मनी एज वेल। बट एन इंटर्नशिप इज नॉट फॉर यू टू अर्न मनी। यस, you should be compensated fairly for the work that you're doing, but an internship is not your easy access to wealth. ज़रा कितने आप इंटर्नशिप से कमा लोगे? पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट आई हैव सीन अ कंपनी पे फॉर एन इंटर्नशिप इज लाइक 50K। 50K इज नॉट इवन क्लोज टू व्हाट अ फ्रेश ग्रेड मेक्स। दैट्स फ्रेश ग्रेड एक फास्ट से ग्रेजुएट हुआ वो इससे 3 टाइम्स ज़्यादा बना रहा है। सो एन इंटर्नशिप इज नॉट फॉर यू टू मेक मनी। व्हाट यू शुड लुक एट इन एन इंटर्नशिप इज इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या, व्हाट डज दिस कंपनी डू। अगर तो ऐसी इंटर्नशिप है जिस तरह वो कॉड सॉफ्ट और ये कोड अल्फा वाली जो शुरू हुई थी 2 साल पहले एंड एवरीवन स्टार्टेड गेटिंग दो सर्टिफिकेशंस, वो वाली इंटर्नशिप्स ना करो वेयर यू आर गेटिंग लैब टास्क्स एज एन इंटर्न टास्क और हर किसी को इंटर्नशिप मिलती जा रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस, आई एम टॉकिंग अबाउट अनपेड इंटर्नशिप्स दैट्स अ जेन्युइन कंपनी दैट्स बिल्डिंग अ प्रोडक्ट एंड दे एक्चुअली पुट यू इन चार्ज ऑफ बिल्डिंग दैट प्रोडक्ट। यूजुअली अनपेड इंटर्नशिप स्टार्टअप्स के अंदर होती है बिकॉज स्टार्टअप्स के पास इतने फाइनेंसेस नहीं होते कि वो इंटर्न्स को हायर कर सके एट अ लॉट ऑफ मनी। तो इफ यू डू थोड़ी सी बैकग्राउंड रिसर्च करो उस कंपनी के बारे में, फाइंड आउट कि वो कंपनी क्या बना रही है, फाइंड आउट उस कंपनी के कस्टमर्स कितने, अगर वो एक प्रोडक्ट बना रही है तो उसे कितने कस्टमर्स हैं, कितनी सक्सेसफुल है वो कंपनी, उस कंपनी के फाउंडर्स का क्या बैकग्राउंड है। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट लॉट ऑफ पीपल इग्नोर कि फाउंडर्स का बैकग्राउंड छोड़ देते हैं। फाइंड आउट कि वो फाउंडर कहाँ काम कर चुके हैं, बिकॉज यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट बाय टॉकिंग टू द फाउंडर। एंड अगर आपको एक अनपेड इंटर्नशिप एक अच्छे स्टार्टअप के अंदर मिल रही है जहाँ पर एक फाउंडर एक अच्छे एक्सपीरियंस हो गुजर चुके, लेट्स से वो फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट का है या गूगल से आया हुआ है या फेसबुक से आया हुआ है, एंड वहां पर आपको एक अनपेड इंटर्नशिप मिल रही है, दैट्स योर डायरेक्ट एक्सेस टू समवन दैट हैज वर्कड इन बिग टेक कंपनीज। स्टार्टअप के अंदर आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है इन लोगों के साथ, सो दैट्स योर डायरेक्ट एक्सेस टू समवन दैट हैज वर्कड इन बिग टेक कंपनीज। वहां पर अगर आपको अनपेड भी मिल रही है ना, टेक इट बिकॉज यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट अनपेड इंटर्नशिप। डोंट थिंक ऑफ एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एज यार पैसे मिलेंगे, मेरा खर्चा निकल जाएगा, पेट्रोल का खर्चा होगा, ये वो। थिंक ऑफ इट एज यहाँ से मैं सीखूंगा, द एक्सपीरियंस आई टेक फ्रॉम हियर will help me a lot in getting an extremely good package when I graduate from university. Okay, so the final thought is कि unpaid internship doesn't matter as long as you are learning something and you enjoy the work that the company is doing. लेकिन यहाँ पे ना यार, like local software houses, so-called software houses, they are picking the web dev projects in WordPress from Fiverr and Upwork, and they are hiring interns and they are not obviously paying them. So do you think कि इस तरह की internships भी करनी चाहिए? No, I don't even consider software houses as startups. A lot of people, जो software houses होते हैं, and I'm not talking about software house. I'm going to differentiate software houses from service companies. By software houses, I mean places जो कि like Fiverr, Upwork के ऊपर उन्होंने अपना पर्सनल अकाउंट बनाया होता है किसी बंदे ने, और वहां से वो प्रोजेक्ट लेता है on their own name, और फिर वो आगे जाके अपने लोगों को रखे हुए होते हैं जिनसे वो काम करवा रहा होता है। That is a software house. That is something I consider a scam. I do not consider something a software house जो कि अपने clients as an agency उठा रहे हैं, as in they have a network or they have someone in the US or they have connections to someone outside जो वहां से genuine companies से projects लेते हैं और फिर यहाँ आके लोगों से करवाते हैं, उनसे outsource करवाते हैं। I call that a solution या service provider, and I call जो freelance Fiverr और Upwork वाले लोग होते हैं उनको मैं software house बोलता हूँ। So if it's a software house, don't go for an unpaid internship over there. You're only doing free labor. वहाँ पे आपको सीखने को बहुत कम मिलेगा. But if it's a service agency company and it's a genuine company जिसके पास connections हैं, मैं इसकी examples भी दे देता हूँ. Vector है, again fast की success story है. Yeah. Fazal Nadeem. I consider that a service या agency company because वो ये Fiverr, Upwork वाले झंझट में नहीं पड़े. So that's what I consider a service or an agency. इस तरह की कंपनी में अगर आपको मिलता है, 100% go for it because you have direct contact with the people that started that whole thing. और अगर वो company successful होती है, they will remember you because one, you'll be one of their early members.
so they'll remember you later on. When that company becomes successful, they will 100% contact you for hiring as a full-time engineer or a part-time engineer if you make yourself a memorable person. And secondly, आपको उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा that are running that thing because they're doing everything from scratch. So you're through that entire journey. You'll not only learn about engineering, you'll learn about sales, you'll learn about businesses, you'll learn about products, you'll learn about how to talk to people and how to sell what you're making. So in a service agency, 100% do an unpaid internship. And then product is a no-brainer. अगर आपको product अच्छी product company के अंदर एक अच्छी growth वाली product company के अंदर अगर आपको unpaid internship मिलती है, 100% go for it because you learn so much other than engineering over there. अच्छा, आई गेस स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप करने का या काम करने का यही एक बहुत बड़ा फायदा है कि यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे, यू आर मैनेजिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. तो लर्निंग के पर्सपेक्टिव से वर्किंग एट अ स्टार्टअप या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इट इज अ गुड थिंग, राइट? Yeah, absolutely. I think if it's a good product, again, do your research. You know, किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, उसके फाउंडर को लेकर रेडिट के ऊपर सर्च करो कि वो फाउंडर पहले किन चीजों में पढ़ता है. You know, look at the founder's history. Has the founder built other startups before? Has the founder, most importantly, has the founder failed other startups before? I know this is a very unconventional advice. That's why I said कि failure startup world में celebrate किया जाता है. एक फाउंडर जो कि फेल हुआ है 3 स्टार्टअप से और वो अपना 14 स्टार्टअप कर रहा है will teach you a lot more about the real world than someone that is hasn't failed or hasn't had any experiences in the past and is just using, let's say, like daddy's money to make a startup just because उनको एक शो का स्टार्टअप बनाने वाला, एक नई हाइप बनी हुई है, एक नया स्टेटस सिंबल आया हुआ है कि मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ, क्योंकि आजकल एक बना हुआ है हर बंदा दूसरा बंदा फाउंडर उठ के फाउंडर बन रहा है बिकॉज दे हैव डैडीज मनी एंड दे कैन जस्ट बिकॉज दे कैन देयर डूइंग इट. तो अगर उस तरह का बंदा है तो यू प्रॉब्ली वोंट लर्न अ लॉट. बट डू योर बैकग्राउंड रिसर्च. फाउंडर क्रेडिट के ऊपर सर्च करो, फाउंडर के बारे में इंटरनेट के ऊपर सर्च करो, उनके बारे में पॉडकास्ट देखो. लॉट ऑफ फाउंडर्स हैव डन इंटरव्यूज, जिस तरह मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये भी यूट्यूब पे जाएगा, कोई मेरे बारे में सर्च करेगा. सो सर्च के फाउंडर किस तरह का है, उनकी बैकग्राउंड कैसी रह चुकी है, वो पास्ट में क्या क्या कर चुके हैं, एंड बेस्ड ऑफ दैट मेक अ डिसीजन बिकॉज दैट विल टेल यू कि ये कंपनी आगे जाके कितना सक्सीड करेगी बेस्ड ऑन हाउ दैट फाउंडर हैज, उस फाउंडर की जर्नी कैसी रह चुकी है. इन्वेस्टर्स डू दिस. थिंक ऑफ योर इंटर्नशिप एज एन इन्वेस्टमेंट. बिकम द इन्वेस्टर. कि आप इसमें सिर्फ अपने टाइम नहीं लगा रहे, एफर्ट नहीं लगा रहे, यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग योर ब्रेन एंड योर एनर्जी इनटू दिस कंपनी. सो do your research on that company, बैकग्राउंड के ऊपर जाके पढ़ो. एंड इफ यू थिंक कि यार फाउंडर का बैकग्राउंड अच्छा है, द प्रोडक्ट लुक सॉलिड, प्रोडक्ट की ट्रैक्शन आ रही है, फाउंडर की पीछे हिस्ट्री अच्छी रह चुकी है, तो कंपनी के अंदर जो लोग हैं उनसे बात करो. लिंक्डइन के ऊपर जाओ, गो ऑन द पीपल टैब, सर्च पीपल दैट आर वर्किंग इन दैट कंपनी, उनको एक मैसेज ड्रॉप करो, आस्क देम व्हाट इट्स लाइक वर्किंग इन दैट कंपनी. व्हाट्स द, मेरा सबसे फेवरेट सवाल ये होता है, मैं हर किसी से पूछता हूँ व्हेन आई वांटेड टू वर्क इन डिफरेंट कंपनीज, और इस तरह मुझे जॉब्स भी इसी नेटवर्किंग के थ्रू ही मिली. What I would do is कि मैं उस कंपनी के अंदर जाके कोई और बंदा ढूंढता था जो कि उस कंपनी में काम कर रहा है. लेट्स से एक इंजीनियर, इफ आई वांट टू गो इनटू इंजीनियरिंग, तो मैं वहां उस कंपनी के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ढूंढता था. एंड आई वुड ड्रॉप दैट पर्सन अ मैसेज ऑन लिंक्डइन एंड आई वुड आस्क दैट पर्सन, टेल मी द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट वर्किंग एट दिस कंपनी. एंड इट, उसका एक जवाब मुझे बता देता था कि कंपनी किस तरह की है. इफ द बेस्ट थिंग इज द सैलरी, then that company is not a good company. If the best thing in that company is the learning opportunity, then 100% go for that company. So do your research and choose your companies wisely. And if you do that, even an unpaid internship or a lower paid internship will pay out very well for you. Amazing, यार. अच्छा, I would want to know कि who is your mentor या फिर you have learned all the stuff by the experiences and the failures? Yeah, honestly, I've learned this stuff from failures as well as talking to people. I cannot emphasize enough, again with networking wali baat, I cannot emphasize enough about the importance of talking to people outside your comfort zone. Talk to, वो जो एक saying होती है, dress for the job you want, not for the job you have. It goes over here as well. Talk to people that you want to be, not the people you don't want to be in their shoes. So if you want to be a founder, talk to founders जो कि आपकी फील्ड के अंदर काम करें, आपकी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं. If you want to be an AI engineer, talk to AI engineers at companies that you want to work in. So when you talk to those people, then you learn a lot. And then secondly, learn from your failures. Don't think of your failure as an opportunity to give up. Think of your failure as an opportunity. Yeah, what did I do wrong and what can I do better the next time? A lot of the times, students को लगता है कि यार मैं टेक्निकल राउंड में फेल हो गया, so मेरी जिंदगी खत्म है, I'm a failure.
या मैं कल्चरल टेक्निकल राउंड मेरा पास हो गया और मैं कल्चरल फिट में रह गया, सो आई एम अ फेलियर एंड मैं सक्सीड नहीं कर पाऊंगा, आई कॉल ऑन दैट। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनको एक कोड का बैठ के उनसे कोड लिखा नहीं जाता, एंड देर इन गुड पोजिशन जस्ट बिकॉज दे वर अ गुड कल्चर फिट एंड दे हैड गुड पीपल स्किल्स, एंड people hired them just because they had the drive to learn, even if they could not solve a lead code problem. They had that drive to learn, and that company saw those people as an investment rather than a commodity. So make yourself an investment for the company. Don't make yourself as a commodity for other companies to buy or package from. Interesting point. Okay, before ending this podcast, Huzaifar bhai, any last minute thoughts from your side? जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए, या फिर जो बच्चे अभी यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, या anyone from any phase of life watching you, any last minute thoughts from your side? Yeah, I'll give the same advice to मेरे Dr. Zohaib Nadi that stuck with me, and that's whatever you do, do it with your whole heart, or don't do it at all. It's better to learn early on if you like something or not, rather than doing that and then realizing late that you're miserable in that, और फिर उसके बाद आपके लिए मुश्किल हो जाए. Learn early on, try out new things, try out things outside your comfort zone. Again, talk to someone you want to be, not someone you don't want to be. So go put yourself out there. LinkedIn के ऊपर लोगों से बात करो, go to events, sneak into conferences जिस तरह हमने किया, sneak into different places, talk to people that are above your level. Also an important advice, talk to people that are way beyond your position, because those are the people that will teach you something, because they have gone through those failures. So at the end of the day, do whatever you do wholeheartedly, or do it better than anyone in the world. Don't do it half-assed. Learn it better than anyone in the world. Pick something and do it better than everyone else in the world. That's the only advice. Amazing. All right. Okay, so thank you Zafar bhai for joining us. I hope जो लोग अभी सुन रहे हैं they have learned a lot. और if you guys have any thoughts या फिर कोई भी comments हैं, तो you can drop the comments down below. And if you have any guest suggestions, you can email us. And if you want to contact Huzaifar bhai, I will drop his LinkedIn in the group and the YouTube video description, and you guys can contact him. And I think he will be very happy to help out you guys, inshallah. So thank you guys for watching us.